morning, students. Today we discuss about the third one, blood corpuscles as the platelets or the thrombocytes. Okay. Then platelets or the thrombocytes mainly be participated in a blood clotting or coagulation of blood. But before that, what are the thrombocytes? What are the platelets? How to be born? What is maybe really play a role? So maybe first one in a bone marrow also. There may be white bone marrow presence of, or maybe there may be formation of WBCs. There are also simultaneously formation of a larger type of the cells called as to be the megakaryocytes. Such a megakaryocytes later on may be fragmented into many smallest fragments, and such may be acted or such may be act as platelets or the thrombocytes. यानी वही वाइट बोन मैरो में ही सबसे पहले एक सेल जन्म लेती है, उससे वो सेल कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी आकार में होती है एज कम्पेयर टू आरबीसी, एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। और जिस समय में ये जन्म लेती है खुद ब खुद के कई सारे फ्रैगमेंट्स बना देती है, विच आर सच फ्रैगमेंट्स अपीयर इन अ स्टार शेप, irregular shape, oval shape, circular shape, में भी सिलेंड्रिकल शेप, अलग अलग शेप में उसके टुकड़े टूट जाते हैं और वही टुकड़े धीरे धीरे अपने आप को क्या एक्ट करते, थ्रोम्बोसाइट्स एज वेल एज मे बी द प्लेटलेट्स, बिकॉज दिस सेल्स विच कैन बी हेल्प टू secrete the clotting factor in a blood as the 1 to 13, but factor number 6 is inactive, nothing to participated in a blood coagulation, because such a platelets mainly be participated in only and only in a blood clot or maybe coagulation of blood. What is actual mean as coagulation of blood? Then there may be, if we injury is caused or maybe our blood vessels are to be ruptured, अगर हमें कोई इंजुरी हो जाती है, वाउंड हो जाती है, जख्म हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय में अगर हमारी ही बॉडी की कुछ ब्लड वेसल्स कट फट जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जिस समय में ये ब्लड निकलना शुरू हो जाता है उस समय में कुछ देर में ही अपने आप में हल्का सा वहाँ पर गाढ़ा सा पदार्थ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वही अपने आप में जहाँ से कटपट हुआ था, हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हुई थी, उसे पैक कर लेता है, उसे बुझा देता है, प्लग बना लेता है, चोक कर लेता है, जिसकी वजह से डजंट टू बी पुश आउट द ब्लड उसके बाद बाहर निकलना बंद हो जाता, नहीं निकल पाता। तो दैट मे बी सेंस एज टू बी द क्लॉट और मे बी द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर अवर सेल्फ, हमारे लिए। ओके, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस कैसे चलती है, किस समय में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से एक कास्केड यानी कहा जाता है कि ये जो फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये झरने की तरह झिलते रहते, ऊपर से नीचे की तरह लटकते रहते, आते रहते हैं, और जिनकी वजह से सेंसेस होते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते और कोएगुलेशन कर जाते, या अदरवाइज जिसे कहा जाता है इट मे बी अ स्टेप वाइज मैनर, ये अपने आप में खास स्टेप वाइज मैनर में कैरी ऑन होता है, जिसकी वजह से बराबर वो सेंसेस करता हुआ क्लॉट बना लेता है। लेटर में भी ये जो थ्रोम्बोसाइट से कभी बहुत ही सूक्ष्म आकार की स्मॉल पाई जाती है, ओवल पाई जाती है, फ्रैगमेंट्स विदाउट न्यूक्लियस होती है, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सेल की पर न्यूक्लियस नहीं होता। नॉर्मली ह्यूमन एडल्ट में कहा जाता है 2.5 to 4.5 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अगर यही अपने आप में कभी कभी इंक्रीज तो रेयरली होता है, नॉर्मल में ही हमेशा पाया जाता है, पर डिक्रीज अगर हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाया जाता है। और मे भी अगर हमारी बॉडी में अचानक से कुछ ऐसी इंजुरीज हुई है, हम बोलते हैं कि ब्लड बाहर तो नहीं निकला शरीर के, लेकिन अंदर जो कुछ मुक्का मार होते, सुना होगा आपने कि अंदर ही अंदर कुछ हैमरिंग हुई है और शायद इंटरनली हमारी ब्लीडिंग हुई है या इंटरनल हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है, तो देयर में बी क्लॉटिंग एज एन अ ब्लड इंटरनली इनसाइड द बॉडी, नथिंग टू सीन एक्सटर्नली, दैट इज मे बी कॉल्ड एज टू बी द हेमोरेज। वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज मीन एज द हेमोरेज? यानी हीम को रेज होना है, ब्लड वेसल टूटना और हीम ब्लड अपने आप में क्लॉट हो जाना इंटरनली, कॉल्ड द हेमोरेज। ब्लीडिंग बाहर होती है एक्सटर्नली एज। तो कंसिडरेशन प्लेटलेट सिक्रेट्स प्लेटलेट फैक्टर, ये प्लेटलेट का एक मेन रोल है कि अपने अंदर से ये सिक्रीशन करती है कुछ ब्लड फैक्टर नाम से, जो ब्लड फैक्टर कितने कहलाए जाते हैं 1 to 13
13 होते हैं, इन 1 to 13 में से फैक्टर नंबर 6 ऐसा होता है जो हमारे ब्लड कोएगुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, चलो एक सीक्वेंस में हम यहाँ शॉर्टली कैसे पढ़ेंगे। Then platelets mainly be participated in a blood coagulation if injury is caused or maybe blood vessels are to be ruptured. At that time, first one we have to know that already prepared, already बना बनाया बोल सकते हैं, a protein present in our blood for sensation to the if any time may be caused as the coagulation. कि अगर किसी भी समय में कोएगुलेशन हमारी बॉडी को करना पड़ेगा, मे भी इसकी प्री प्रिपरेशन में पहले से हमारे ब्लड में प्रोटीन बना के रख छोड़ा होता है नेम्ड एज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड फैक्टर 1 to 8 में मेनली रोल प्ले करता है। ब्लड फैक्टर एज द 8 वाला, सॉरी ब्लड फैक्टर 1 to 13, इन 1 to 13 में से मोर एक्टिव अगर कोई होता है इनमें से तो मे भी फैक्टर नंबर 8 माना जाता है। बाकी सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं पर 8 मोर एक्टिव होता है। इसकी प्रेजेंस में जिस समय में इंजुरी कॉज होती है, ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, कटफट जाती है, ब्लड लूज आउट होता है या इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सो अगर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो जिसे इंट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है इंटरनल। मे बी टू हैव शोन द कैस्केड मेथड और कैस्केड वे। कैस्केड का मतलब होता है जिस समय में ऐसे हमारे इंटरनल ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है उस समय में फटाफट हमारी ये जो प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स ब्लड फैक्टर 1 to 13 सिक्रीट करना, जीर्णा जिसे बोलते हैं कि छोड़ना शुरू कर देते हैं ऊपर से नीचे की ओर। इमेजिन कि कैस्केड का मतलब है कि ऊपर से नीचे शायद लटकते रहते हैं या मे भी ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे स्प्रेड करते हुए धीरे धीरे पानी की तरह, जैसे आता है पानी ऊपर से नीचे बहते हुआ स्ट्रीम की तरह उस तरह वो बहते रहते हैं। सो मे भी इनकी प्रेजेंस में हमारे ब्लड का थ्रोम्बोप्लास्टिन या अदरवाइज दूसरा पाथ हो सकता है एक्सट्रिंसिक पाथ में। अगर हमें एक्सटर्नली कोई इंजरी हुई है और हमारी बॉडी टिश्यूज डैमेज हो रही है, बॉडी टिश्यूज डैमेज होती है, हमारी ब्लड वेसल्स भी कटफट जाती है, ब्लड ऊज आउट होना, ऊज आउट बाहर शरीर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। At that time, the thromboplastin, a protein in the presence of blood factor, may be convert itself into a named of enzyme called the prothrombinase. एक नए एंजाइम में अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, बदल देता है। क्या नाम है एंजाइम का? प्रोथ्रोम्बिनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज सबसे पहला रोल ये करता है कि हमारे ब्लड में जो हिपैरिन होता है, जिसे क्या नाम देते हैं हम? मे बी एंटी कोएगुलेंट। ये हमारे ब्लड को कोएगुलेट होने नहीं देता, तो सबसे पहले इसे इनएक्टिव कर दे, क्योंकि अब क्या करना है, हमें कोएगुलेट करना है, क्लॉट करना है। सो एक तरफ इस तरीके से ये रोल प्ले करता है, दूसरी तरफ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज मे बी द प्रोटीन इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोथ्रोम्बिन, इसमें बदल जाता है वो प्रोथ्रोम्बिन। यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो अपने आप को बदल के थ्रोम्बिन बना लेता है। थ्रोम्बिन फिर से अपने आप को मॉडिफाइड करके एक सोल्यूबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन में बदल जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का मतलब होता है ऐसी एक प्रोटीन जो आगे चल के अपने आप से फाइबर्स, धागे बनाएगा, सो कॉल्ड एज द फाइब्रिन। ये इनसोल्युबल होता है, ये हमारे ब्लड में घुलता नहीं है और जिस वजह से धागे धागे थ्रेड की तरफ बनना शुरू हो जाता है और हमारी ब्लड में से हर एक ब्लड सेल जो उसकी सराउंडिंग, जहाँ पर कटफट हुआ है, जहाँ पर डैमेज टिश्यू हुए हैं या जहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ की सराउंडिंग एरिया की आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, बट नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आरबीसीज को भी, डब्ल्यूबीसीज को भी, लेकिन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को एनमेश खींच के जाले की तरह ला के जहाँ पर कटा हुआ है, जहाँ पर छेद पड़ा है, उस छेद को प्लग करने के लिए, चोक करने के लिए, क्लोज करने के लिए क्लॉट, गार्ड, गुठली की तरह एक जगह आके पूरा इन्मेश कर देता है, जमा कर देता है और फाइनली बना लेता है प्लेटलेट प्लग, दैट इज क्लॉट। सो इन दिस वे गोइंग ऑन टुवर्ड द ब्लड कोएगुलेशन, but maybe in our body going on to two ways, one who called as the intrinsic pathway and another one who called as to be the extrinsic pathway. Sure. Later on हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट, यानी मे बी हम ब्लड पढ़ रहे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे, तो इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? मे बी ब्लड बराबर है, ब्लड में कौन सी चीज़ें होती है? प्लाज्मा और आरबीसी। अब प्लाज्मा भी पढ़ ली, आरबीसीज भी पढ़ ली। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल रोल प्ले कर रहा है द पंपिंग ऑर्गन एज द हार्ट। चलो, तो अब हम
सेकेंडरी इसका पार्ट है हार्ट शुरू करेंगे. लेट्रॉन. हार्ट हमारे बॉडी का एक वुमन का, स्पेशली वुमन का मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन या पंपिंग ऑर्गन कहलाया जाता है. मे बी ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है, हॉलो अंदर से खाली होता है. मे बी मस्कुलर ऑर्गन है जो मायोजेनिक कहलाया जाता है. मायोजेनिक का मतलब होता है खुद ब खुद ही अपने आप को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला. दैट इज कॉल्ड द मायोजेनिक. मायोजेनिक का मतलब, मायो का मतलब मसल्स, और जेनिक है वो खुद को ही ऑटोमेटिकली खुद ही कंट्रोल कर सकता है. वेयर एवर नेसेसरी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वेयर एवर नेसेसरी टू रिलैक्स, यानी खुद ही खुद को कंट्रोल करता, ऑपरेट कर सकता है. देन में भी कहा जाता है कि हर किसी की बॉडी, बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, उसकी ओन फिस्ट, उसकी जो मुट्ठी होती है, जितनी जिसकी मुट्ठी होगी उतना उसका हार्ट होगा. बच्चे की छोटी मुट्ठी तो उतना छोटा हार्ट होगा. बट ऑन एन एवरेज साइंटिफिकली इट इज मे बी 250 ग्राम टू 300 ग्राम काउंट करते हैं. तो नॉर्मल एडल्ट का जो हार्ट है वो 250, 250 से 300 ग्राम तक हो सकता है. लेट्रॉन में भी कहा जाता है इट इज प्रेजेंट इन अ स्पेस बिटवीन अ हार्ट एंड द लंग्स. हार्ट और लंग्स के बीच में, यानी दो लंग्स के बीच में यहाँ पर एक स्पेस, हार्ट नहीं बोलेंगे, मे बी 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में यहाँ पर एक स्पेस, एक कैविटी, एक खाली जगह होती है. देयर में बी प्रेजेंस ऑफ एन हार्ट एंड सच अ कैविटी इज कॉल्ड द मेडियास्टिनम. 1 मार्क क्वेश्चन और द एमसीक्यू कि मेडियास्टिनम क्या है? द स्पेस बिटवीन 2 लंग्स. देयर में बी प्रेजेंस ऑफ एन आवर हार्ट. हार्ट इज मे बी अपर पार्ट इज द ब्रॉडर वन. चलो नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट चौड़ा होता है and maybe it is tilted downward, narrower downward and maybe just imagine to look like as a conical form. Imagine करते तो ऐसा लगता है कि ये शायद conical form में है and such a one who part which can be slightly tilted towards the left side. हमारा जो हार्ट है लेफ्ट साइड में ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है या तिरछा होता है, कहा जाता है कि tilted होता है towards the left side. Later on maybe ये जो हार्ट है, ये हार्ट जैसे हम हमारी कोई एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसी पॉलीथीन में या किसी एनवलप में भर के रखते हैं कि प्रोटेक्ट रहे, बराबर है. तो बिल्कुल उसी तरीके से हार्ट हमारे बॉडी का एक डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. तो मे बी बाय नेचुरली ये भी एक मेम्ब्रेनस सैक में होता है. अब मेम्ब्रेनस सैक क्या कहलाई जाती है? मेम्ब्रेनस सैक जो होती है इसकी बॉडी कवरिंग कहलाई जाएगी. हार्ट छोड़ के, हार्ट की ओन हार्ट वॉल छोड़ के. मैंने यहाँ जो मोटे कलर में ब्लू कलर से जानबूझ के जो बताई निकाली है, ये हार्ट है, हार्ट की ओन हार्ट वॉल है. लेकिन ये पूरा हार्ट में भी एक्सटर्नली एक खास तरह के इस तरीके से दिखाई दे. जहाँ पर ये में भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल सरफेस कैरी ऑन करता है, जो रेड कलर में हम दिखा रहे हैं, considered that it is may be called as to be the pericardium. कार्डियम का क्या मतलब हुआ? कार्डियम का मतलब हुआ का कार्ड को गार्ड करने वाला, यानी कार्ड दैट इज कार्डियक मसल्स. कार्ड दैट इज मे बी हार्ट मेड अप बाय बेसिकली द कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल से हार्ट बना होता है, यानी कार्ड को गार्ड करने वाला, कार्ड को प्रोटेक्ट करने वाला. और पेरी का मतलब चारों ओर से, जो रेड कलर में नजर आ रही है. So such a membranous sac of an heart or may be called as heart is enclosed within the membranous sac called as to be the pericardium. इसे हम नाम क्या देंगे? इसे नाम क्या देंगे हम? पेरिकार्डियम. यही पेरिकार्डियम may be itself having the 2 layers. ये अपने आप में फिर से 2 लेयर में पाई जाती है. Externally as to be called as to be the parietal pericardium. ऊपर वाली जो लेयर होती है इसकी ब्लैक कलर से, इसी रेड को मैं बस ऊपर वाली थिनेस्ट मेम्ब्रेन की तरह बता रही हूँ. दैट इज मे बी कॉल्ड एज टू बी द parietal pericardium. ये उसका कौन है? parietal pericardium. ओके. और मे बी जो इंटरनली यहाँ से, मैं इसी को दूसरी तरीके से कोट करूँगी. मे बी इंटरनली इस तरीके से, मे बी यही जो लेयर है उसके बिलोअर दैट जो प्रेजेंट होती है ग्रीन कलर से जो बताई गई है, ये बताई जा रही है. तो मे बी ये जो इंटरनल है इसी पेरिकार्डियम की सेकेंड मोस्ट, इट इज कॉल्ड द विसरल पेरिकार्डियम. ये कौन है? विसरल पेरिकार्डियम. ओके. अब इन 2 लेयर्स के बीच में
हल्की सी स्पेस है, इट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल स्पेस। क्या कहा जाता है इसे? पेरिकार्डियल स्पेस। इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम नाम देंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसको क्या नाम देंगे हम? पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम देंगे। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? क्यों पेरिकार्डियम एक्सटर्नली उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे गार्ड करती है? बिकॉज इट हैव एंड फॉलोज द फंक्शंस देयर may be considered as for the 2 marks nearly give as the 4 functions. One who it may be act as a shock absorber. ये जो फ्लूइड है, अगर हमारे हार्ट को गलती से इंटरनली एक्सटर्नली यहाँ पर मार पड़ जाती है तो उस समय में जो बाहर से प्रेशर आके उस हार्ट को टकरा रहा है उसे एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज द शॉक एब्जॉर्बर। कौन रोल प्ले कर रहा है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो किसके बीच में है? 2 लेयर्स के बीच में। कौन सी 2 लेयर्स? पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। लेकिन ये पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम किसकी 2 लेयर्स है? पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम कौन है? ऐसा बोल सकते कि पूरा हार्ट किसी एक थैली में डाल दिया है, कंसीडर दैट, यानी हार्ट किसी एक थैली में है, सैक में, तो वो सैक कौन है? वो थैली कौन है? पेरिकार्डियम। हार्ट एक अलग चीज है और हार्ट को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल उससे सटके हुए, चिपके हुए, उसी के आकार में कोई एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सैक बन चुकी है, थैली बन चुकी है, मेम्ब्रेन है, तो उसे नाम लिया पेरिकार्डियम। ओके, मे बी ये अपने आप में हार्ट को मैकेनिकल इंजुरीज से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, तीसरा, इट मे बी हेल्प्स टू कीप द हार्ट मॉइस्ट। यस, ये फ्लूइड हमेशा बार बार उसे हार्ट की वॉल से चिपके होने की वजह से अपने अंदर का जो फ्लूइड है, वाटरी कंटेंट है, वो उसे प्रोवाइड करते रहता है, हार्ट वॉल को मॉइस्ट रखता है। मे बी एक्ट एज द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है बार बार विस्कस फ्लूइड दे के जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन यानी सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी जहाँ प्रेजेंट करनी है, जहाँ पर हम बोलते हैं घर्षण होना है, फ्रिक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन बार बार मसल से एक दूसरे से घसती चली जाएगी ना, तो उस समय में एक तरह से हम लोग हमारी गाड़ियों में कुछ ऑयल डालते हैं कि फ्रिक्शन लेस हो, बराबर है। बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर भी एक लुब्रिकेंट का काम करता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड 4 फंक्शनल रोल प्ले करता है। एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर, मे बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज, इट मे बी कीप द हार्ट मॉइस्ट, and fourth one it may be act as a lubricant. Okay, let's go. Heart wall. Yes, heart wall may be consist of the 3 layer. Heart wall भी अपने आप में 3 लेयर में बट जाती है, like this. One who called as the epicardium. क्या है ये? Epicardium. Middle one called as to be the mesocardium. And it is maybe third one called as to be the endocardium. चलो देखिए इसे, ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है मोटा मोटा सा। ओके, उसमें हम देखेंगे ध्यान से। चलो, ये जो ब्लू कलर की अपर मोस्ट लेयर है, बस सिंगल लेयर से बनी होती, सिंगल सेल की लेयर से, सिंगल पतली सी थिनेस्ट होती है, इस वाली, ये वाली। ओके, that may be called as to be the epicardium, and middle one is so highly thickened. ये जो पार्ट है इस तरीके से बताएंगे, पूरा जितनी भी जो मोटी आकार की एक्चुअल कार्डियक मसल्स जो होती है, एक्चुअल हार्ट की जो रोल प्ले करती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन, तो थिकेंड वॉल होती है हार्ट की, एक्चुअल कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट, या हार्ट जिन मसल्स से एक्चुअली बना हुआ है, दैट वन इज कॉल्ड एज टू बी द मेसोकार्डियम। वो कौन है? मेसोकार्डियम। और इनर मोस्ट जो है, जो इस तरीके से हम इसकी तीसरी वॉल करके कोट करेंगे हार्ट वॉल की, लाइक दिस। यस, ये कौन है? उसका एंडोकार्डियम। कंसीडर दैट, समझ में आया? तो हार्ट वॉल भी कितनी लेयर से बनी हुई है? 3 वॉल से बनी हुई है। देन epicardium and endocardium only gives the support to the heart and maybe protect to the heart or heart wall, or maybe actual heart, and maybe mesocardium which can be play a role for contraction as well as the relaxation. Okay, चलो इतना समझ में आया। अब हम एक्चुअल हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।
Then we have to know that heart may be have an human heart. Maybe mainly as say as human heart consists of an four chamber. One who inferior, one who superior and ऊपर वाले, and the two auricles, and maybe inferior that is नीचे वाले, or lower may be two ventricles. But there may be a great difference there. Here is maybe if heart is imaginary line is divided into two parts like this. ठीक है, अगर हमारे हार्ट को इमेजिनरी लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वन पार्ट विच कैन बी लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सॉरी मे बी राइट साइड, एंड वन हु लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लाइक दिस फेस. ओके, इस तरीके से अगर वो फेस करता है तो इट में बी अवर वेंट्रल साइड, आल्सो हार्ट वेंट्रल साइड, एंड बैक वन इज अवर डोर्सल साइड, मे बी हार्ट इज डोर्सल साइड. Here may be as considered to be the right side and there may be a left side. So in this way we have also maybe conclude that. तो अगर इस हार्ट को इमेजिनरी लाइन से दो पार्ट में लोकेट करते हैं तो जो पार्ट लेफ्ट साइड में लोकेट होता है उसे लेफ्ट हार्ट हॉल कहेंगे, और राइट में जो लोकेट होता है उसे राइट हार्ट हॉल कहेंगे. यानी हार्ट का ये लेफ्ट वाला आधा हिस्सा और हार्ट का राइट वाला आधा हिस्सा. Okay, then there may be consist of an one auricle and one ventricle toward the right side, and maybe there is to consist of an one auricle and the one ventricle toward the left side. Okay, but comparatively the right auricle, comparatively the right auricle, comparatively the right auricle is just larger in size as compared to the left auricle. कहा जाता है कि ये जो राइट ऑरिकल है ये लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है. चलो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया, ये थोड़ा छोटे आकार में नजर आ रहा है, ये उससे थोड़ा सा बड़े आकार में नजर आ रहा है. ओके, बट दीज टू ऑरिकल्स एक्सटर्नली आल्सो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. एक्सटर्नली भी वो अपने आप में बाहर से अगर देखते हैं तो सेपरेट नजर आते हैं. किससे? मे बी एक्सटर्नली प्रेजेंस ऑफ एन ग्रूव. ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में लाइक दिस, इस तरीके से अगर दो ऑरिकल्स है तो इसके बीच में यहाँ पर कोई खाच नजर आ रही है, गैप नजर आ रही है, इस तरीके से चिपके है क्या ये? नहीं, एक दूसरे से अलग अलग नजर आ रहे हैं. ये बीच में जो खाच है जिसे ग्रूव बोलेंगे तो दैट इज मे बी कॉल्ड एज टू बी द ऑरिकुलर सल्कस. व्हाट इज इट? इट मे बी द ऑरिकुलर सल्कस. यानी एक्सटर्नली टू ऑरिकल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द ऑरिकुलर सल्कस. ओके, later on maybe inferiorly two ventricles are present, but consider that right ventricle is smaller as compared to the left ventricle. नजर आ रहा है. ओके, and there may be the left ventricle because of it is elongated and narrower and just tilted towards the left side, और उसी की वजह से ये नैरो और लंबा सा लटका हुआ सा नजर आता है. इस वजह से ये हमारी लेफ्ट साइड में ज़्यादा झुका हुआ नजर आता है, तिरछा नजर आता है. लेटर मे बी कंसिडर दैट द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर सल्कस. यस, यानी एक्सटर्नली फिर से कंसिडर दैट इस तरीके से हम बोलेंगे मे बी ये ऑरिकल है और नीचे वाला वेंट्रिकल है, ये दोनों चिपके हुए नहीं है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं तो गैप है. That is also called as to be the auriculo-ventricular sulcus. Then externally two ventricles also separate from each other. Then may be separated by externally with the help of called as to be just like an auricular sulcus. There may be presence is in a two ventricles like this. Also two ventricles are like this. There may presence of an groove called the ventricular sulcus. कि दो वेंट्रिकल्स भी एक्सटर्नली एक दूसरे से अगर सेपरेट है तो किसकी वजह से? खाज की वजह से. यानी हम हार्ट को देखते तो पूरे चारों पार्ट एक दूसरे से कैसे नजर आते? में भी सेपरेट नजर आते. इंटरनली भलाए वो एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन बाहर से वो बराबर चार चेंबर में अलग अलग नजर आते हैं. सो में भी कहा जाता है from the auriculo-ventricular sulcus or the groove there may be rising of a network of an veins or the arteries which can be followed or supply the blood vessels to the heart wall or own heart called as to be the coronary arteries, called as to be the coronary arteries. So here is located towards the left side called the left coronary artery,
and maybe if there is presence of a right side, so such one called as to be the right coronary artery. अगर लेफ्ट साइड की तरफ है तो वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहलाएगी, और वही सेम यही राइट साइड की तरफ है तो उसे राइट कोरोनरी आर्टरी कहलाई जाएगी। यही रिटर्न बैक में कोरोनरी वेंस बन जाती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कोरोनरी वेंस की नेटवर्क यहाँ नजर आती है, एंड में भी राइट कोरोनरी वेंस की नेटवर्क यहाँ होती है, तो लेफ्ट कोरोनरी वेंस की नेटवर्क यहाँ होती है। सो कंसीडर दैट देयर मे बी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ओरिएंटेड एज टू बी द pulmonary trunk or the pulmonary aorta, which can be carries the deoxygenated blood from the right ventricle. राइट वेंट्रिकल से यहाँ से अगर कोई ओरिएंट होता है, वहाँ से कोई राइज होता है, जन्म लेता है, तो कौन जन्म लेता है? एज द मे बी pulmonary aorta. Such a main is called as to be the pulmonary aorta, and such a pulmonary aorta which can be divided into two branches. One who located towards the left lung called as to be the left pulmonary artery, and one who located towards the right lung so called as the right pulmonary artery. And then maybe again it bifurcated into after in return back from the lungs carrying the oxygenated blood carrying into the left auricle by four openings, four pulmonary veins. So two are we have to see diagrammatically located towards the left side, and two are just from the back located towards the right side. यानी ये दो पल्मोनरी वेंस ये दो पल्मोनरी वेंस और ये दो पल्मोनरी वेंस, ये चार पल्मोनरी वेंस एक्चुअली वेंस क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, पर यहाँ उल्टा रोल है। यहाँ एक्चुअली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक ले आती है। और पल्मोनरी एओर्टा आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी ये जो मेन ट्रंक है, ये जो मेन जो है जो दो हिस्सों में बट रही है एक्चुअली में भी आर्टरी जब कहते हैं तो आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ उल्टा रोल है पल्मोनरी में सिर्फ। यहाँ जो पल्मोनरी ट्रंक या आर्टरी है एओर्टा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाती है। दैट इज जस्ट अ ट्विस्टेड पार्ट और ट्विस्टेड फंक्शनल रोल बाय द पल्मोनरी आर्टरी एंड द वेन। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, पर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। वेन्स क्या करती है? वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती है, पर यहाँ उल्टा रोल है, ये ऑक्सीजनेटेड को ले आती है। यानी आर्टरी की कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा पल्मोनरी का उल्टा रोल। उसकी कंपैरिजन में कहा जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से में भी कौन राइज होती है, कौन जन्म लेती है, तो जिसे नाम दिया गया है सिस्टेमिक एओर्टा। Systemic aorta again divided maybe itself into towards pumping or circulate the blood to the lower organs, but again divided uppermost side of the three bifurcations, three vesicles, one called as to be the carotid which provide the blood towards the lateral side, maybe again one who called the subclavian artery which can be provide the oxygenated blood towards the left side, and maybe one who as carrying the name of brachiocephalic artery which can be supplies the blood towards the brain or the uppermost side. Then consider that there may be receiving the deoxygenated blood by the superior vena cava from the uppermost side and carrying the deoxygenated blood from the all lowermost organs of body through the inferior vena cava. Consider that sure जितना यहाँ नजर आ रहा है हमने उसे बता दिया। एक्सटर्नली मे बी pulmonary trunk and the systemic aorta which can be joined with the help of a ligament. Ligament यानी चिकट सी muscles, connective muscles. That is called as to be the ligamentum arteriosum. But in a embryo there may be going on to passage in between the blood into the pulmonary aorta into the systemic aorta, and then later on maturity it may be closed. Called the ductus arteriosum. Called as ductus arteriosum. उसे ductus arteriosum कब? जब हम फिटस थे, माँ की कोख में थे तब, पर जैसे जैसे मैच्योर है पूरा हार्ट जब डेवलप हुआ तो वो बंद हो गया, और वही बंद होने के बाद एक चिकट सी स्वरूप में दोनों को चिपकाने के लिए बच गया, तो उसे नाम देते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। और ब्लड अपने आप में बॉडी की तरफ अपने आप जब पूरी एक
फ्लो के साथ, व्यू के साथ पंपिंग करने लगा तो दो नई हमारी यहाँ पर लार्जर एओर्टास बनी, आर्च बनी, जिसे सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी एओर्टा नाम देते हैं। कंसिडर श्योर। चलो इस तरीके से इट में बी शोविंग एज द बोथ व्यू, मैंने एक ही डायग्राम में दोनों व्यू बता दिए। व्हाट इज इट, मे बी डोर्सल एज वेल एज द वेंट्रल। आपकी बुक में दो डायग्राम है, आप पर डिपेंड करता है किस तरीके से बताते हो। मे भी अगर ऐसे बताना है तो ये सिंपल पड़ता है, अगर आपको बुक की हिसाब से बनाना है तो वैसे